हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। तो दो के बारे में आपने कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और काफ़ी अच्छे से उसको समझ गए होंगे। चलो आज हम लोग लास्ट अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। अब ये है क्या, ये जैसे कि हमने लिखाया था आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस, इसको हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, अब इसको पढ़ने से पहले हमको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या? एक होता है, नाम सुनेंगे आप, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है? देखो, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, परमिएबल मतलब जो परमिट करती है, सेमी मतलब कुछ को परमिट करे। ठीक, अब देखो इसको बहुत ध्यान से देखना। जैसे हमें क्या बनाना, हमने कोई सॉल्यूशन तैयार किया, क्या किया, कोई सॉल्यूशन बनाया। अब सॉल्यूशन में क्या क्या होता है बेटा? एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। दो चीजों से बनता है हमारा सॉल्यूशन, ये तो पता है आप सब लोग को। अब देखो, जो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये बिगर इन साइज होते हैं, बिगर इन साइज। मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो बड़ा होगा और सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज क्या होगा? स्मॉलर इन साइज। इनके पार्टिकल का साइज छोटा होगा। अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, अब बहुत ध्यान से देखना। हमने क्या किया, एक हमने कंटेनर लिया, एक हमने क्या किया, एक हमने कंटेनर लिया हुआ। ठीक, अब हमने क्या किया, यहां पे जो अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, हमने यहां पे लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने इसमें लगा दी। ठीक है, बीच में ऐसे लगा दी। अब इधर भी, अब देखो इधर हम क्या करते हैं, इधर हम प्योर वाटर, प्योर H2O भर देते हैं। हमने क्या किया, इधर प्योर वाटर हमने भर दिया। ठीक है, प्योर वाटर हमने यहां तक भर दिया। अब इसका कंसंट्रेशन जो है, हायर कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, हमने इधर, ये तो प्योर वाटर हो गया, अब हमने इधर क्या किया, सॉल्यूशन डाला। हमने इधर सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन किसका डाला? हमने इधर हमने क्या डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक, सॉल्यूशन किसका डाला? मान लिया हमने यहां पे सी वाटर डाला, सी वाटर, समुद्र का पानी इसमें डाल दिया। और आपको पता होगा कि जो सी वाटर होता है वो क्या होता है, उस पानी में क्या मिला होता है? NaCl प्लस वाटर, वो आपका खारा पानी होता है, नमक मिला होता है। इसका मतलब इसमें क्या होंगे, आपके NaCl के क्रिस्टल भी होंगे, नमक के भी मॉलिक्यूल, इसमें आपको पार्टिकल्स दिखाए होंगे इसमें। अब देखो क्या है, ये इधर क्या है, इधर आपका लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट,
लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे वाटर ही है आपका सॉल्वेंट, तो यहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है वो केवल सॉल्वेंट को ही अपने से पास होने देगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, देखो अब यहां पे एक चीज याद रखना, जैसे आप लोग जानते हो कि जैसे किसी ऊंचाई से अगर आप बॉल छोड़ोगे तो वो क्या होगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है ना। हमेशा क्या होता है, कभी भी आप ऊपर से बॉल छोड़ोगे तो वो नीचे जाएगा। कभी ऐसा हुआ है क्या नीचे से बॉल ऊपर चली गई हो? ऐसा तो नहीं होता है हमेशा, मतलब अपने से ऐसे आप फेंकोगे तो जाएगा ही जाएगा, मतलब अपने से बॉल ऊपर रखोगे छोड़ोगे, ढलान दिया हुआ तो नीचे ही जाएगा। तो ऐसा यहां पे भी होता है, यहां पे भी क्या होगा, दोनों सेम लेवल पे हैं, लेकिन अब इसका कंसंट्रेशन जो है ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा कि अब ये वाटर फ्लो होना शुरू होगा इधर से इधर। अब ये प्योर वाटर इधर से इधर फ्लो होना शुरू होगा, और फिर क्या होगा, फ्लो होते होते जब ये फ्लो होना शुरू होगा तो क्या होगा, अब ये जो वाटर का लेवल था वो इधर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये बढ़ेगा, तो अब इधर ये लेवल कम होगा, इधर ये लेवल बढ़ जाएगा। तो अब देखो, अब यहां पे हम लोग एक चीज पहले समझते हैं, हम यहां पे डिफाइन करते हैं ऑस्मोसिस को। किसको डिफाइन करते हैं, ऑस्मोसिस को क्या होता है। देखो मैं यहीं पे नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। When solvent flow from higher concentration to lower, when solvent flow from higher concentration to lower concentration, जब आपका सॉल्वेंट जो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होने लगता है बाय द मीन्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होने लगता है, तो दिस phenomenon is called osmosis। तो हम इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। मतलब ये नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है, ये नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है। अगर आपने एक ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया इधर बीच में, इधर आपने हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट रखा, इधर आपने सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन तो इधर जो सॉल्वेंट है इसका कंसंट्रेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो सॉल्यूट भी मिक्स हुआ है, तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन तो कम हो गया। तो इसका मतलब है कि अब जो वाटर होगा, जो सॉल्वेंट होगा, वो किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। थ्रू किसके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट फ्लो करे, तो इस फिनोमिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखो हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि भाई जो ये गंदा पानी इसमें से इधर साफ पानी हो जाए।
हम ये नहीं चाहते कि इधर साफ पानी उधर जाके गंदा हो जाए, ये तो नहीं चाहते। हम चाहते हैं इधर जो गंदा पानी है, जो खारा पानी है, इधर से साफ पानी हम निकाल लें, क्योंकि साफ पानी का यूज किया जा सकता है। इस खारे इधर से साफ पानी अगर इधर खारे पानी की तरफ चला गया तो इसका तो ये तो यूजलेस हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होगा कि हमारे समुद्र में हमारा समुद्र पूरा पानी से ही भरा है। हमारे अर्थ पे 1/3 पानी है और वो मेनली समुद्रों के रूप में है। लेकिन समुद्र में अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको पानी, प्योर पानी नहीं मिला तो पानी बिना मर जाता है। वो समुद्र के पानी को नहीं पी सकता क्योंकि वो उतना खारा होता है, वो ये नहीं जा सकता। तो सोच लो, तो ये हम क्या चाहते हैं? हम तो अपने अच्छे पानी को भी खराब कर रहे हैं। हम तो ये नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं भाई यहाँ से जो खराब पानी है ये भी अच्छे पानी में कन्वर्ट हो जाए ताकि इसका यूज हो सके। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे जो ये पानी इकट्ठा हुआ, अब हम यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम एक प्रेशर अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से लगाने से ये ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए। दैट प्रेशर बाय विच दैट ऑस्मोसिस प्रोसेस इज स्टॉप्स, then that pressure will call the osmotic pressure। अब ये जो नेचुरल अकरिंग प्रोसेस ये हो गया, स्टार्ट हो गया कि इधर का हायर कंसंट्रेशन वाला पानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होने लगा। अब ये इस प्रोसेस को हमें रोकना है, तो रोकने के लिए जो हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे इस साइड में, लोअर कंसंट्रेशन वाले साइड में जो हम अपने से एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई करेंगे इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, देन दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको आपको याद रखना है। समझ में आ गई चीज? चलो इतना कर नोट कर लो, फिर मैं आपको लिखाता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। नोट कर लिया इसको? चलो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पाई से या पी से। जनरली पाई से करते हैं, अब इसको याद रखिएगा। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, द एक्सटर्नल प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं, विच मस्ट बी अप्लाइड the external pressure which must be applied on the solution in order to stop the flow of solvent, in order to stop the flow of solvent into the solution through semi permeable membrane, through the semi permeable membrane is known as osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग लगाते हैं जिसकी वजह से फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है सॉल्यूशन की तरफ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो इसको स्टॉप कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इसको आप एक चाहे तो एक लाइन में ये भी लिख सकते हो और करके, ऑस्मोटिक प्रेशर is that applied
ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट अप्लाइड प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर on solution so that osmosis process stops. Osmosis process stops means जो हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। चीज समझ में आ गई? चलो, जब इतना समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे ये अब देखते हैं। समझ गए? चलो, नोट कर लिया तो आगे चलते हैं हम लोग। देखो, हम क्या चेक करते हैं कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। देखो कैसे करेंगे। देखो, जो हमारा गैस इक्वेशन था, अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, जो हमारा गैस इक्वेशन है क्या? PV इज इक्वल टू nRT। यही हम लोग पढ़ते थे जो गैस इक्वेशन थी हमारी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जो ये P प्रेशर होता था इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन था, ठीक है। अब हम इस P को क्या करते हैं, पाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो पाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? nRT। पाई V क्या हो जाएगा? nRT। तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं कि पाई की वैल्यू निकालो। पाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? n/v/RT। अब देखो, जो ये n/v है, n/v है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है कि इसी को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। n/v नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होता था? मोलैरिटी। इसी को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? CRT। अब ये n/v क्या हो गया? हमारा C हो गया, और यही हमारा क्या आ गया? ये हमारा फॉर्मूला आ गया पाई निकालने का, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। मतलब अब यहां से देखो, यहां से देखा जाए तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो अब देखो ये R तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब पाई किसके प्रोपोर्शनल हो गया? पाई प्रोपोर्शनल हो गया C के। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। देखो, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि अगर आपने सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्यूट मिक्स किया है तो आपको प्रेशर उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? C के। इसलिए हमारा क्या है, ये कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो गया, इसलिए पाई इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए क्या है, ये हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो, ये नोट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं।
इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, अभी हमने ऑस्मोसिस पढ़ी ना, अब देखो अब इसका उल्टा चलते हैं, अब इसके उल्टे को पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या पढ़ते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो ये क्या है? व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आपने जो प्रेशर अप्लाई किया वो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, ठीक है, देन तब क्या होगा? तब होगा क्या? सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन lower concentration to higher concentration. This phenomena is called reverse osmosis. अब देखो ये जो हुआ, ये अब इसका जो प्रैक्टिकल यूज है वो आपके हर घर में होता है। अब लगभग हर घर में आपके ये मिलता है, ये प्रोसेस। आपके घरों में क्या यूज होता है? ये यूज होता है आरओ। यही है वो आरओ जो आपके घरों में वाटर प्यूरिफायर के रूप में यूज करते हो ना, वो यही प्रोसेस होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरओ। यही वो आरओ है जो आपके घरों में यूज होता है। क्या होता है इसमें? जो आपने प्रेशर अप्लाई किया, जब ये पी और पाई बराबर थे, तब हमारा ऑस्मोसिस रुक गया मतलब हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना बंद हो गया। लेकिन जब हमने उस प्रेशर को और लगाया और वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो अब क्या होगा? अब जो उधर जो सॉल्यूशन था उसमें से जो सॉल्वेंट है वो उधर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होने लगेगा। मतलब उधर तो हमने अशुद्ध पानी लिया था ना, जो खारा पानी था, अब उस खारे पानी में से जो प्योर वाटर है वो इधर आएगा। तो आपका क्या होगा? जो आपके घरों में यूज होता है, जो आप लोग घर में आरओ यूज करते हो, उसमें क्या होता है? जो आपके ग्राउंड वाटर है जिसमें आपके कुछ खराबियां हैं, जिसमें जो कंसंट्रेशन है उसका ज़्यादा हो गया है, सॉल्यूशन हो गया है, जो खारापन है, तो उसको दूर करने के लिए आपने एक सिस्टम लगाया, एक मशीन लगाई। उसमें क्या होता है? वो प्रेशर अप्लाई करता है, वो उतना प्रेशर अप्लाई करता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। जब वो प्रेशर उससे ज़्यादा हो गया तो उसमें जो प्योर वाटर है जो उसमें का, वो फिर फ्लो करता है किधर? आपके जो कंटेनर होता है उसमें आता है और आप उस पानी को पीते हो। तो ये हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है जिसका नाम है आरओ। इसी का नाम है आरओ। इसको आप लोग याद रखेंगे, याद तो हो ही जाएगा, समझ में आ गया ना आरओ क्या होता है। तो ये हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस है, समझ गए? चलो नोट कर लो, फिर हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं जो भी कंसंट्रेशन हम लोग पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद क्वांटम फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है? तो नोट कर लिया इसको। चलो
देखो अब हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा। जो हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसमें पहला क्या पढ़ा? हमने पढ़ा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या पढ़ा? दूसरा पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, RLVP को ये लिखते हैं डेल्टा P अपॉन PA0। इसको क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक। फिर दूसरा पढ़ा हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB। ये क्या होता था? डेल्टा TB किसके इक्वल होता था? मोलैलिटी इंटू KB। ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। और ये किसके इक्वल होता था? मोलैलिटी इंटू KF। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ये किसके इक्वल होता है? CRT। तो ये आपको चारों इक्वेशन याद रखने पड़ेंगे, ये चारों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहीं पे खत्म हो गई। ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीख जाएं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब KF, अरे डिप्रेशन, हाँ KF की वैल्यू दी गई है 1.86। ठीक है, फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.05 मोलर सॉल्यूशन। आपको फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है और मोलैलिटी दी गई है क्या? 0.05। किसका? ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। अब देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक चीज समझ लो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होगा। जो भी आपने ये लिया हुआ है, इसको आप वाटर में मिक्स कर रहे हो तो इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। मतलब जैसे नमक है, ये डिसोसिएट होकर के टूट करके Na और Cl में टूट जाएगा, लेकिन इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला, क्या पढ़ते हैं? डेल्टा TF, ये क्या था? KF इंटू M। तो यहां से ये क्या मिल गया? KF की वैल्यू हो गई 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। तो ये तो आ गया आपके पास 0.093 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.093 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा TF की वैल्यू आ गई। अब देखो जो डेल्टा TF था हमारा, वो था क्या? ये था क्या? T0F माइनस TF, यही था ना? जो हमारा डेल्टा TF था T0 माइनस ठीक है। अब देखो यहां से हमें क्या बोला है? बोला है कि फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये तो प्योर के लिए हमसे पूछा क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का पूछा है। ये जो होता है ये क्या होता है? प्योर का, मतलब वाटर है यहां पे, हमसे तो पूछा है इसका है। तो अब देखो ये क्या होगा? ये TF की वैल्यू क्या हो जाएगी? T0F माइनस डेल्टा TF। अब देखो यहां पे इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी वैल्यू हो गई 0, ये हो गया 0.093 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आया ये आया माइनस 0.093 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे
और भी क्वेश्चंस लेते हैं। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो अब क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, जो बॉइलिंग पॉइंट में जो राइज है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसमें सॉल्यूशन में क्या है 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट लिया गया 100 ग्राम, इज 0.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो 0.1 डिग्री सेल्सियस क्या है, डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.1 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये हमारा राइजिंग बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, अब देखो यहां पे क्या दिया है, कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज। अब ये 1.8 ग्राम जो बोला है, ये क्या दिया गया है, गिवन मास। ये क्या दिया गया है, 1.8 ग्राम ग्लूकोज, ये गिवन मास है। अब इसका मोलर मास आपको पता होना चाहिए। अब ये अब तक तो याद हो जाना चाहिए, 180 ग्राम। ये क्या होता है, इसका मोलर मास होता है ग्लूकोज का। ठीक, और क्या कहता है कि इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट दिया गया है W, इन ग्राम दिया गया है 100 ग्राम। ठीक है, ये दिया गया है। अब देखो हमसे क्या बोला है, हमसे पूछ रहा है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो देखो फॉर्मूला आप रिमाइंड करो कि डेल्टा टीबी ये क्या होता था, m इंटू के बी। हमसे क्या पूछा है, के बी पूछ रहा है, के बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगी, डेल्टा टीबी अपॉन एम। ठीक, अब ये यम क्या था, यम था हमारा मोलेलिटी, एम क्या था, मोलेलिटी। आप देखो उसको, देखो क्या लिखोगे, मोलेलिटी क्या था, गिवन मोल्स अपॉन वेट इन केजी, ये पढ़ते थे हम लोग। अब देखो डेल्टा टीबी अपॉन गिवन मोल्स इनटू W ग्राम लिखा, W ग्राम ऊपर चला जाएगा, W इन ग्राम, और केजी में था तो उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, नीचे हम लोग को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से 1000 से हमने डिवाइड किया। अब देखो अभी हमें मोल्स नहीं पता है, हम लोग मोल्स को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। डेल्टा टीबी इनटू W इन ग्राम अपॉन, इसका हो गया W गिवन मास अपॉन मोलर मास चला गया ऊपर इनटू 1000। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, आ गया, मतलब ये हमारा फाइनल आ गया। अब हमें इसमें सारी चीजें पता हैं और हमें केवल रखना है और आंसर कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, तो यहां से हम लोग केबी की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो डेल्टा टीबी ये क्या दिया है, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई W इन ग्राम कितना दिया है, 100 ग्राम, और क्या दिया है, मोलर मास ये क्या है 180। ठीक, अपॉन, अब चलो W गिवन मास 1.8 इनटू क्या है 1000। तो ये हमारा आ गया। अब यहां से फाइनल कैलकुलेट कर लो, आंसर क्या आ रहा है, आंसर आपको मिल रहा है, देखो यहाँ 1 0 1 0 1 0, ये 3 0 कैंसिल हो गया, एक डेसिमल कैंसिल हो गया, 18 से 18 कैंसिल हो गया। केबी की वैल्यू क्या आ गई, 1। केबी की वैल्यू 1 आ गई। यही हमारा इसका आंसर हो गया, यही हमारा इसका आंसर हो गया, यही हमसे निकालने के लिए बोला था। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, क्या गिवन है पहले लिख लीजिए, फिर फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, फिर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलो आगे चलो, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो बच्चों अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1.25 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड 20 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब वो आपको 1.25 ग्राम क्या है, गिवन मास है, मतलब गिवन वेट है 1.25 ग्राम, और आपको दिया है
सॉल्वेंट का जो मास है वो आपका गिवन मास इन ग्राम दिया हुआ है, ये क्या दिया गया 20 ग्राम, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और आपको क्या दिया है कि फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF की वैल्यू दी गई है 271.9 केल्विन, ये दी गई है, ठीक है। तो अब देखो ये इतना दिया गया है और हमसे पूछ रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है, इसका आपको क्या है मोलर मास बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है कि अभी हमने पढ़ा था डेल्टा TF, ये किसके इक्वल होता था, T0F माइनस TF के इक्वल होता था क्या भाई। जो हम इससे पहले क्वेश्चन लिए थे वहां पे T0F की वैल्यू 0 लिए थे। क्यों लिए थे पता है, क्योंकि वहां पे डिग्री सेल्सियस में दिया था टेम्परेचर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए वहां पे हमने 0 रखा था। अब यहां पे देखो, यहां पे वाटर है आपका सॉल्वेंट और इसका फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में कितना होता है 273 केल्विन होता है, माइनस अब यहां पे आपको ये दिया गया है TF की वैल्यू, जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, ये दिया गया है 271.9 केल्विन। तो यहां से डेल्टा TF की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा TF की वैल्यू 1.1 केल्विन आ रही है। ये हमारा क्या हो गया भाई, डेल्टा TF की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। अब देखो अब डेल्टा TF की एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मोलैरिटी इनटू KF, और KF की वैल्यू वाटर के लिए, अब आप याद रख लो धीरे धीरे, KF की वैल्यू क्या होती है 1.86, KF की वैल्यू 1.86 होती है वाटर के लिए, ठीक। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, तो यहां से M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन KF। M क्या था, मोल्स अपॉन वेट इन kg, ये डेल्टा TF बाई KF। बहुत आराम से मैं बता रहा हूं बेटा, सारी चीज बता रहा हूं। यहां से होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास W अपॉन मोलर मास इंटू W kg इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन KF। अब हमें मोलर मास निकालना है ना, मोलर मास को रखो, तो मोलर मास हो जाएगा, ये हो जाएगा W इंटू KF अपॉन डेल्टा TF इंटू W इन kg, ठीक है। तो अब देखो ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को रखते हैं, और यहाँ पे W हमें ग्राम में दिया गया है, तो यहाँ हटा करके यहाँ पे 1000 कर देते हैं, ठीक। तो अब यहाँ रखो W की वैल्यू क्या गिवन है 1.25, KF की वैल्यू 1.86 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है भाई 1.1, डेल्टा TF की वैल्यू 1.1 मल्टीप्लाइड बाई W गिवन मास, मोलर मास, गिवन वेट ग्राम में 20। अब आपको इसको सॉल्व कर लिया, जो आया वो हमारा मोलर मास होगा, और वो मोलर मास कितना आ रहा है भाई, आप कैलकुलेट करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं आपको। इसका मोलर मास आएगा 105.68, 105.68, ये हमारा क्या आ गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था उसका मोलर मास हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम चीज़ें दी गई होंगी, एक चीज़ पूछी जाएगी, एक चीज़ दो चीज़ पूछी जा सकती है, तो वो आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, क्योंकि आपको यहाँ से क्या निकलेगा, अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, तो इसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको एक बार दो बार अपने से फिर से क्वेश्चन लिखिए, उसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और
मैं जल्दी ही आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड होने वाली है, तो जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे और ज़्यादा। और आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट कर लिया बच्चा, नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं तो वांट ऑफ फैक्टर स्टार्ट करेंगे। और हमारे 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं, एक वांट ऑफ फैक्टर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बस 2 टॉपिक के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।